सभी एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आपको जो छठा राजनीतिक भूगोल में तंत्र उपागम के अंतर्गत आपको प्रमुख राजनीति विज्ञान के अंदर जो विचारधाराएं हैं उसके अंतर्गत आपको एक नंबर राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधाराएं पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल के बारे में बताएंगे। प्रत्येक शास्त्र के समान ही राजनीतिक भूगोल में भी समय समय पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रचलन हुआ है। इनके माध्यम से ही राजनीतिक भूगोल का स्वरूप विकसित हुआ है। प्रत्येक विचारधारा का उद्देश्य राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अधिकाधिक स्पष्ट करना रहा है। जिस प्रकार राजनीतिक भूगोल के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उसी प्रकार विचारधाराओं में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सामान्यतः इनको 3 श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता है। ये निम्नलिखित हैं: राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा, पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल; दूसरा राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा, पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल; तीसरा जीव संबंधी विचारधारा, ऑर्गेनिज्म स्कूल। इसमें पहला है राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य राज्य के राजनीतिक वातावरण एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथा सम्मिलित किए जाते हैं: राजनीतिक दृश्य, एक नंबर क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत 2 हैं इसमें दृश्य। एक है स्थिति, विस्तार एवं आहार; दूसरा है केंद्रीय स्थल एवं नाभि क्षेत्र; तीसरा है राजनीतिक उपविभाग। इसके अंदर स्थानिक, उपप्रांतीय क्षेत्र, प्रांत। अब फिर राजनीतिक दृश्य के अंदर दूसरा आता है आंतरिक स्वरूप, द इंटरनल पैटर्न। इसके अंदर प्रथम है विविधता। विविधता के अंदर जाति, भाषा, धर्म, दल एवं राजनीतिक संबंध एवं अन्य। फिर इसमें दूसरा है आंतरिक स्वरूप के अंदर आपको बात बताऊं, सीमाएं एवं अंतिम बिंदु। और इसके अंदर जो राजनीतिक दृश्य के अंदर है, तीसरा अंतिम तथ्य, सीमाएं उसका स्वरूप। इसमें विविधताएं, विवादास्पद क्षेत्र। दूसरा सीमांत प्रदेश, इसमें सुरक्षात्मक स्थिति, सैन्यीकरण अथवा असैन्यकृत क्षेत्र। और ये है चौथा है अन्य अवरोधक। तीसरा है सीमाएं एवं अंतिम बिंदु। राजनीतिक दृश्य में चौथा है बाह्य स्वरूप। इसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, दूसरा है औपनिवेशिक स्वरूप, तीसरा है अन्य समझौते। उपयुक्त तथ्यों का अति संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है। एक नंबर क्षेत्र। वर्तमान विश्व में प्रत्येक राजनीतिक इकाई का निश्चित क्षेत्र होता है। बिना क्षेत्र के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत राज्य की स्थिति, आकार, विस्तार, उद्भव स्थल, राजधानी एवं प्रशासकीय विभाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी तथ्य राज्य के विकास एवं विस्तार को नियंत्रित करते हैं तथा राष्ट्रीय शक्ति एवं एकता की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा है आंतरिक व्यवस्था। राज्य का द्वितीय प्रमुख तथ्य इस विचारधारा के अनुसार वहाँ के निवासियों का सामाजिक स्वरूप, भाषा, धर्म, जातीय, राजनीतिक दल आदि है। ये तथ्य राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तीसरा है अंतिम तथ्य। राज्य के अंतिम तथ्य सीमाएं एवं सीमांत प्रदेश होते हैं, जिसके पश्चात दूसरे राज्य का प्रारंभ हो जाता है। राज्य के लिए सीमाओं की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। चौथा है बाह्य व्यवस्था। राज्य इकाई के रूप में नहीं रहता, अपितु अन्य राज्यों के विभिन्न प्रकार के सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है। शक्तिशाली राज्य अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु
उपनिवेश आदि की स्थापना कर लेते हैं। उपयुक्त विचारधारा को अनेक विचारकों ने संकुचित विचारधारा कहकर संबोधित किया है, क्योंकि इसमें राज्य के कई स्थायी तत्वों का अध्ययन किया जाता है किंतु राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस विचारधारा का प्रचलन मुख्यतया फ्रांस में हुआ है। अब आपको इसके अंतर्गत दूसरी जो राजनीतिक पारिस्थितिकी है इसके अंदर उसको बताया जाएगा। पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल, इसके अंदर राजनीतिक भूगोल में मानव तथा मानव समुदाय के अध्ययन को महत्व प्रदान किया है एवं क्षेत्र को गौण स्थान दिया गया है। उसके अनुसार राजनीतिक भूगोल विभिन्न मानव समुदायों का अध्ययन भू राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है। इसको स्पष्ट करते हुए राज्य के भौगोलिक अध्ययन हेतु निम्न तथ्य प्रतिपादित किए गए हैं। राजनीतिक परिस्थितियाँ एक नंबर मानव समूह है, ह्यूमन ग्रुप है। इसके अंदर मानव समूह का उद्भव विकास है, वर्तमान जातीय स्वरूप है। तीसरा है निवास स्थान, स्थिति, विस्तार, संसाधन और क्षेत्रीय विकास। दूसरा है मानव समुदाय की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। एक नंबर संसाधन उपयोग का प्रारूप है। इसमें उद्योग एवं संबंधित संसाधन है, अधिकता एवं न्यूनता, संरक्षण और संसाधनों का व्यापार। तीसरा है मानव समुदाय का प्रशासनिक स्वरूप है, राष्ट्रीय सरकार व्यवस्था, प्रांतीय सरकार व्यवस्था। तीसरा है स्थानीय सरकार व्यवस्था। चौथा है सीमा प्रबंध, वातावरण के तथ्यों के साथ इसमें संबंध स्थापित किया जाता है। और दूसरा है विवादास्पद बिंदु हैं, उसके ऊपर विशद अध्ययन किया जाता है। पांचवा बाह्य सामंजस्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक समझौते किए जाते हैं। इसके अंतर्गत अन्य राष्ट्रीय समझौते होते हैं। इसी के तीसरा कड़ी के अंदर विस्तारित क्रियाएं, जिससे शांति योजना, व्यापारिक कार्यक्रम, युद्ध संबंधी योजना और अन्य। उपयुक्त तथ्यों का संक्षिप्त विवेचन प्रेषित है। पहला मानव समूह है। मनुष्य स्वयं के अंग होते हैं। मनुष्य राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। अतः मानव अथवा जनसंख्या का अध्ययन राज्य के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत एक और मानव समुदाय का जन्म तथा विकास एवं जातीय व्यवस्थाओं का अध्ययन तथा दूसरी ओर मानव समुदाय के निवास अर्थात क्षेत्र की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मानव समुदाय की आर्थिक व्यवस्था, राज्य की प्रकृति एवं विकास का मुख्य आधार संसाधन होते हैं। उनके सहयोग से मानव समुदाय विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से राज्य की प्रगति में सहायक होते हैं। अतः इस विचारधारा के विचारकों का मानना है कि राज्य आर्थिक साधनों से संबंधित नियम बनाता है और नवीन साधनों को खोजता है। उपयोगिता के आधार पर कृषि, खनिज उद्योग आदि का विकास करता है। अतः राजनीतिक भूगोल में इनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है मानव समुदाय का प्रशासकीय स्वरूप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। राज्य के शासन तंत्र को चलाने के लिए सुनियोजित प्रशासन आवश्यक है। इसमें राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार एवं अन्य उपविभाग जैसे जिला, तहसील, नगरपालिका आदि सम्मिलित किए जाते हैं। चौथा है सीमा प्रबंध, राज्य की सीमाओं का निर्धारण, सीमा पार होने वाले व्यापार के नियम,
सीमा सुरक्षा, सीमा विवाद आदि के अध्ययन द्वारा राज्य के स्वरूप का ज्ञान राजनीतिक भूगोल का प्रमुख लक्ष्य है। 5वां है राजनीतिक सामंजस्य। इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी के माध्यम से राज्य का विश्व में स्थान का बोध होता है। उपयुक्त विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव समुदाय है, जिनके लिए राज्य कार्य करता है। वास्तव में राज्य के कार्यों को अंतिम लक्ष्य अपने निवासियों की प्रगति एवं सुरक्षा का प्रबंध करना होता है। इसके लिए उसे भौगोलिक वातावरण में सामंजस्य करना होता है। इस विचारधारा का सर्वाधिक प्रचलन अमेरिका में हुआ है। अब आपको एक अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न दिया जा रहा है, आप इसको करना है। इसके अंतर्गत राजनीतिक भूदृश्य से संबंधी विचारधारा के बारे में आपके विचार व्यक्त कीजिए। ये है। धन्यवाद।